शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारी आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर लवली श्रीवास्तव। डॉक्टर लवली एक होम्योपैथिक चिकित्सक और शिक्षक हैं। उनके पास 13 वर्षों का अनुभव है और वह अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं। वह पीसीओडी जैसी बीमारियों के उपचार में विशेषज्ञता रखती हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द सीनियर clinicians and teachers. I thank Dr. Mridul Sahni sir for giving me this opportunity. आज आपने ये मौका दिया मुझे यहाँ पे अपना प्रस्तुत करने के लिए अपनी वीडियो ऑन म्यूट है हो गई हैं। आप ऑन कर लीजिए। आप बोलिए। सर। हाँ। आज का मेरा जो सब टॉपिक है वो है टीकाकरण और होम्योपैथी। होम्योपैथी और टीकाकरण ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे के जो बेसिक प्रिंसिपल है उनसे काफी अलग है। जहाँ पे हम होम्योपैथी में अपना डायनेमिक कॉज मानते हैं डिजीज को, एंड द डायनेमिक चेंजेस हैं जो वो हुई उसकी वजह से ही हमारी जो भी बीमारियां हैं वो उसकी वजह से ही होती है। जो वाइटल फोर्स की डायनेमिक पावर है उसके चेंज में जो भी किसी भी तरीके का वाइटल या डायनेमिक किसी तरीके का चेंजेस आता है और उसी को हम बीमारी मानते हैं। बट उसी के ऑपोजिट में अगर हम बात करें तो हमारा जो टीकाकरण की प्रणाली है या जो बेसिस है वो कम्प्लीटली मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज पे बिलीव करता है कि हम अगर एक ऐसा एंटीजन बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दें और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप होंगी बॉडी में और वो इम्यूनिटी प्रदान करती है, हमारी हमको प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाती है। सो दिस इज अ कम्प्लीटली टू डिफरेंट पोल्स। बट आज के टॉपिक से, आज के चर्चा से मैं ये सामने लाना चाहती हूँ कि दो अलग अलग, भले ही वो दो अलग अलग हमको लग रहे हैं कि दो अलग अलग शोर है, बट हम होम्योपैथी में अपने जो अपना प्रिंसिपल है उसको साथ रखते हुए कैसे हम होम्योपैथी में रिसर्च के थ्रू अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि यस, हम वैक्सीनेशन या टीकाकरण के भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं और कम्युनिटी को अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू होम्योपैथी एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन ऑल्सो अलोंग विद द एंटायर बेसिस ऑफ होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट। So, with your permission, sir, I want to share my slide now. Can I या share? you can। हाँ ठीक है, विजिबल है, दिख रहा है। आप देख रहे हैं, इट इज विजिबल। यू कैन Thank स्टार्ट। you, sir. Sir, thank you for the confirmation, sir. सो आज का हमारा ये हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय है वो है होम्योपैथी और टीकाकरण, कि हम जन स्वास्थ्य के लिए कैसे समन्वित दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, जहां पर हम दोनों ही अपने जो मिशन है, जो हमारा होम्योपैथी का फर्स्ट एंड ओनली मिशन, द हाई एंड ओनली मिशन ऑफ अ फिजिशियन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड, डॉक्टर हैनीमैन के संरक्षण में जो ये कहा गया है, इसके प्रति हम मैं ये चाहती हूँ कि इस सेमिनार के बाद हम ऐसे लाइन पे सोचें कि जहां पर हम होम्योपैथी और टीकाकरण, जो कम्प्लीटली डिफरेंट ऑपोजिट पोल है, जहाँ की जो फिलॉसफी डिफरेंट है दोनों की, बट हम ऐसे कुछ अपने फील्ड में इतना आगे काम कर पाए कि जहां पर हम इतना रिसर्च के थ्रू ये हम डेटा दे पाए, बिकॉज ये समय है रिसर्च का। ये बहुत सारा क्रिटिसिज्म होम्योपैथी पे आ रहा है अभी आजकल के भी दिनों में। आप लोग सब लोग पढ़ रहे होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं हमारी होम्योपैथी के लिए, उसकी साइंटिफिसिटी के लिए बार बार ये बात आ रही है कि होम्योपैथी इज नॉट साइंटिफिक, अलॉन्ग विद द आयुष, आयुष के अलग कंसेप्ट के साथ ये जो हमारा एक क्रिटिसिज्म चल रहा है। सो आई थिंक नाउ अब हमको केवल होम्योपैथी के ही प्रिंसिपल्स पे काम करने के साथ साथ अपने जो आपका मॉडर्न मेडिसिन के भी जो उनके जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके ऊपर अपने आप को हमको प्रूव करने की जरूरत है। अभी जरूरत है कि हम उसमें उसको रिलेट करके उनकी लैंग्वेज में उनको हम प्रूफ दे पाए, अपने आप को
as a modern medicine also. Homeopathy is also very modern medicine, as it was 200 years before, so it is now also. So through this, I want to understand myself as well as all the audiences, that how we can correlate and how we can understand what is the basis of वैक्सीनेशन. तो हमारे सेमिनार के आज के उद्देश्य है होम्योपैथी और टीकाकरण के मूल सिद्धांतों को समझना, नोसोज और होम्योपैथिक रोग निवारण उपायों की जानकारी, जन स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों पद्धतियों की तुलना, नैतिक शोध एवं नीति संबंधी विषयों पर चर्चा. तो हम टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द लेक्चर, मैं सभी अपने गुरुजनों से, अपने सीनियर्स से, जो भी इस सेमिनार में प्रेजेंट है, मैं सबसे आपसे कुछ बात करना चाहूंगी कि कैसे हम लोग एज यंगस्टर्स एज वेल एज द एक्सपीरियंस पीपल, कैसे हम लोग साथ में आके एक रिसर्च बेस्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम टुवर्ड्स द कम्युनिटी कैसे हम डेवलप कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स रिसर्च इज अ वेरी कम्युनिटी प्रोग्राम, इट इज अ वेरी टीम वर्क. सो किसी अकेले के करने से नहीं होगा, हम सबको मिलके आपके एक्सपीरियंसेस और हमारी नई नॉलेज जो भी हम गेन कर रहे हैं, उसके के समन्वय की वजह से हम कोई चीज ये आगे बढ़ा सकते हैं. सो वो भी मेरा एक लास्ट में एक, मैं चाहूंगी कि इस बात पे भी हम लोग थोड़ा चर्चा करें लास्ट में. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ डॉक्टर हैनीमैन के को अपनी पूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए, और उन्हीं का ही एक अफोरिज्म नंबर 4 जो हमारे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में दिया हुआ है, दैट ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नोज द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम द पर्सन इन हेल्थ. सो जैसे कि अफोरिज्म नंबर 1, 2, 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पर हमको मिशन ऑफ फिजिशियन, हम किस तरीके के फिजिशियन है, हमको कैसे, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने बात करी है. दूसरे में उन्होंने किस तरीके का क्योर की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से क्योर होता है, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, जब हम क्योर को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर हम क्योर को डिफाइन कर सकते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीजें दी हुई हैं सेकेंड अफोरिज्म में. थर्ड में जो हमको एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, एज अ होम्योपैथ, हमको जिन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज होनी चाहिए, डिजीज प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, ऑब्स्टेकल्स टू क्योर क्या है, कई चीजों के ऊपर उन्होंने बात करी है तीसरे अफोरिज्म्स में. वहीं पर डॉक्टर हैनीमैन फोर्थ अफोरिज्म में हमको एज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ की तरह काम कर रहे हैं, कि एज अ होम्योपैथ वी डोंट हैव टू जस्ट वर्क ऑन द क्योर, बट वी शुड ऑल्सो ट्राई टू वर्क एज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, कि हम अपनी जो हेल्थ है उसको भी प्रिजर्व करने के प्रति हमारा दायित्व होता है, तो हमको उसकी भी नॉलेज होना जरूरी है. और वो नॉलेज कैसे आएगी, इफ वी नो द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज, कि हमको चीजें, जो भी बीमारियां हैं किस कारणों से हो रही है और किस वजह से, और क्या क्या उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एजेंट फैक्टर क्या है, होस्ट फैक्टर क्या है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, ये सारी चीजें पता होने के साथ साथ ही, जब हमको ये सब पता होगा, उसके बाद ही हम उनको हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम द पर्सन हेल्थ, सो दैट कि जब हम हेल्दी लोगों से बात करें, जब हम हेल्दी लोगों की कम्युनिटी में जाएं, फिर वहां पर हम कैसे काम कर सकते हैं. तो ये वाला जो फोर्थ अफोरिज्म है, दिस गिव्स यू एन इनसाइट, ये उसके बारे में बात करते हैं. एज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, एज अ प्रिवेंटर, कैसे होम्योपैथ्स कैन ऑल्सो बी अ प्रिवेंटर, और ही शुड बी अ प्रिवेंटर ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम द डिजीज क्योरिंग कैपेसिटी ऑफ द फिजिशियन. सो ये हमारा फॉर्जम नंबर 4, और यहीं पर मेरा सब्जेक्ट जुड़ जाता है, कि जहां पर हम कम्युनिटी मेडिसिन पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं. विद द स्टार्टिंग ऑफ द कम्युनिटी मेडिसिन, दिस इज व्हाट ही टेल्स अस अबाउट द पर्सन्स इन हेल्थ. इसमें जो लास्ट के 3 लाइन्स है, पर्सन इन हेल्थ, जबकि और कई सारे अफोरिज्म्स में डॉक्टर हैनीमैन टॉक्स अबाउट द सिक पर्सन, द अनहेल्दी पीपल, बट यहाँ पर इस अफोरिज्म के थ्रू बात करते हैं कि पर्सन इन हेल्थ, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनमें आगे बीमारी ना हो, या जो बीमारी हो वो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो, यहाँ पे वो बात करते हैं इस बारे में. सो इट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू कम्युनिटी मेडिसिन पब्लिक हेल्थ के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. एंड लाइकवाइज ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि हाँ, अभी कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ के ऊपर इवन आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है. हमारा जो नया
सीबीडीसी का कोर्स लागू हुआ है हमारे नए बच्चों के ऊपर. सो दैट सीबीडीसी कोर्स आल्सो emphasizes in this public health domain or community medicine domain in the first year itself, जो कि अभी तक हमारे टाइम तक वो एक फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट था केवल, बट नाउ इट हैज ऑलरेडी बीइंग स्टार्टेड इन फर्स्ट ईयर, सो दैट द स्टूडेंट्स जो हमारे बच्चे हैं वो जान पाए कि कम्युनिटी में कैसे काम करना है. जहां पर आप कम्युनिटी में जाते हैं, आप पीएचसी में देखते हैं कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है गांव में, उसमें बच्चे कैसे देखते हैं जाके कि कैसे काम होता है, कैसे पेशेंट्स आते हैं, किस तरीके से हमारे पर्पस वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में केवल क्योर में नहीं है, केवल ठीक करने में नहीं है, ट्रीटमेंट में ही नहीं है, बल्कि बीमारियों के बचाव की तरफ भी उतना ही हमारा दायित्व वहां पे बनता है. और वहां पे लोग काम कर रहे हैं इन द कम्युनिटी में जाके, गांव में जाके, अडॉप्टेड विलेजेस में हम लोग जाते हैं, वहां पर बहुत सारे चीजों पे हम बात करते हैं. उसमें से वैक्सीनेशन वाला एक टॉपिक है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण कौन क्या कितना हो रहा है, कितना उनको फायदा हो रहा है, ये सारा डेटा हम वहां जाके कलेक्ट करते हैं. इसके साथ साथ हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में, जो छोटे बच्चों में आपका कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, उनके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं कि हाँ, कुपोषण के लोगों को समझाना है कि कुपोषण के कारण क्या है, किस वजह से हो सकते हैं, और क्या वो लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से कुपोषण के शिकार ना हो. फिर साथ में हम बात करते हैं महिलाओं की, जहाँ पर अनीमिया की शिकायत है गांव में अभी भी. अब अगर आप अभी भी गांव के लेवल पे जाएंगे तो वहां पर जितना अनीमिया है, अभी भी जो महिलाएं हैं वो अपने हेल्थ से ज्यादा अपने फैमिली की हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं. तो उस उस वजह से भी हम लोग को एक अनीमिया इन प्रेगनेंसी, अनीमिया इन यंग गर्ल्स, इन सारे मैटर्स पे भी हम बात करते हैं. उसको जाके प्रमोशनल और अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं रिगार्डिंग दिस अनीमिया. फिर हम बात करते हैं इन द यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो हमारा फीमेल ग्रुप है, वहां पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर उनको अवेयरनेस क्रिएट करना, किस तरीके से उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको एक नॉर्मल दृष्टि से देखना कि वो कोई एक बीमारी नहीं है, वो एक हेल्दी क्रम है जीवन का. it is a part of their life, and how they with their very हेल्दी हैबिट और एक स्वच्छता पूर्ण माहौल में अगर वो रहे तो कैसे वो एक सफलता पूर्वक वो उस पीरियड को निकाल सकते हैं. तो हम इस विषय पे भी जाकर अपने गांव के बच्चों में बात करते हैं. इस तरीके के कई छोटे छोटे प्रोग्राम हम करते रहते हैं अपने फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को लेके, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को लेकर हम ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं. सो आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म, सो आई एम जस्ट रिलेटिंग इट विद कम्युनिटी मेडिसिन, हम कैसे काम करते हैं. सो दैट इज इट. अभी हम बात करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ की. अगर बात करते हैं हिस्ट्री की बात करें तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि हाँ, टीकाकरण स्टार्टेड फ्रॉम एडवर्ड जेनर, जो 1796 में, और सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का टीका, चेचक का टीका उन्होंने निकाला था. बट एंड देन होम्योपैथी, हैनीमैन के सिद्धांत और नो सोर्स की शुरुआत, हम इस पे भी बात करेंगे. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे स्टॉलवर्ट है डॉक्टर बर्नेट, जिन्होंने इस पे बात करी है, वैक्सीनेशन पे बात करी है, वैक्सीनोसिस पे बात करी है, और उनकी बुक्स हैं वैक्सीनोसिस थूजा के ऊपर. उन्होंने एक बहुत अच्छी सी, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत वैल्यूएबल उनका एक काम है, जो मैं रखती भी हूँ अपने साथ, वैक्सीनोसिस. आई वांट टू शो ऑल ऑफ यू, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़िए ये बुक. लिटरली बहुत मुझे बहुत नॉलेज दी इस बुक ने, वैक्सीनोसिस एंड इट्स क्योर बाय थूजा, बाय डॉक्टर बर्नेट. सो किसी तरीके का कहीं कोई डाउट है तो ये बुक उसको क्लियर करती है. और बहुत सारे इसमें ऐसे उन्होंने हमको सिम्टम दिए हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन दी हैं जहां पर हम होम्योप्रोफाइलेक्सिस पे सोच सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं. अनदर डॉक्टर क्लार्क ऑल्सो सेम, डॉक्टर क्लार्क ने भी ऐसे रोग विशिष्ट निवारण का प्रयोग करने के लिए कुछ उनके काम है जो उन्होंने लिखे हैं, और वो काफी सराहनीय है. और बहुत सारा उसमें से मैटर पढ़ने वाला है जो हमने पढ़ना चाहिए और उसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए.
तो थोड़ी सी बात मैं करूंगी डॉक्टर जेम्स क्रॉम्पटन बर्नेट 1840 से 1901, इनके होम्योपैथी और टीकाकरण पे क्या विचार थे। ये एक प्रमुख ब्रिटिश होम्योपैथिक चिकित्सक थे जिन्होंने होम्योपैथी और टीकाकरण दोनों पर महत्वपूर्ण विचार दिए थे। बर्नेट होम्योपैथी के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने ब्रिटेन में इसके विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। उनका मानना था होम्योपैथी को मौजूदा सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने के बजाय नई वैज्ञानिक खोजों के साथ लगातार अद्यतन किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इस समय जो हमारा ट्रेंडिंग एक इम्पोर्टेंट पाथ है इस समय, होम्योपैथ एंड प्रूविंग इटसेल्फ विद द रिगरस रिसर्च मेथड्स। तो ये डॉक्टर बर्नेट ने अपने टाइम पे ही कहा था, दैट वाज द एरा ऑफ 1900s, और वहां पर ही उन्होंने ये बात को बहुत सीरियसली इन्होंने बोला था ऐसा। बर्नेट ने नए उपचार और नोसोज, जिसमें बेसिलिनम भी शामिल है, पेश करके होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में कई योगदान दिए हैं। उन्होंने लक्षणों पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय रोगी की समग्र स्थिति का निरीक्षण करने के महत्व पर जोर दिया। उनका चिकित्सीय दृष्टिकोण और रणनीतियां, जिसमें अंग उपचार और नोसोड के उपयोग की अवधारणा शामिल है, होम्योपैथिक अभ्यास में प्रभावशाली थी। उन्हें जटिल मामलों को सुलझाने में एक चिकित्सीय अग्रणी और स्वामी के रूप में सराहा जाता है। बर्नेट की बुक है 50 रीजन्स फॉर बीइंग ए होम्योपैथ, होम्योपैथी 360 के अनुसार। सो होम्योपैथी में शुरुआती लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। सो इफ आई एम हैविंग सम फेलो और सम जूनियर स्टूडेंट्स, तो वो लोग ये बुक पढ़ सकते हैं कि 50 रीजन्स फॉर बीइंग ए होम्योपैथ। ये एक बहुत सराहनीय किताब है जिसको आप पढ़ के और आगे अपना एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं फॉर होम्योपैथी। डॉक्टर बर्नेट एक दूरदर्शी होम्योपैथ थे जिन्होंने होम्योपैथिक उपचारों और चिकित्सिक रणनीतियों के विकास और समझ में सक्रिय रूप से योगदान दिया। वह टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों को संभावना पर प्रकाश डालने वाले पहले होम्योपैथ्स में से थे और इस घटना का वर्णन करने के लिए वैक्सीनोसिस शब्द गढ़ा था। लेट्स अंडरस्टैंड कि हम समझते हैं कि हमारा होम्योपैथी और टीकाकरण के मूल सिद्धांतों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होम्योपैथी का फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करता है और कैसे वैक्सीनेशन का या टीकाकरण का क्या मूल आधार है। तो होम्योपैथी में वी ऑल नो समानता का सिद्धांत, जो सिमिलिया सिमिलिबस की रेंटर है, उसको हम मानते हैं, दैट इज द बेसिस ऑफ आवर एंटायर पैथी, कि जो लक्षण उत्पन्न करता है वही उन्हें ठीक भी कर सकता है। द डायनेमिक कॉज है और डायनेमिक इफेक्ट है, और उनको डायनेमिक मेडिसिन ही करेक्ट कर सकती है, क्योर कर सकती है। देन मिनिमम डोज, लॉ ऑफ मिनिमम डोज की दवा की बहुत सूक्ष्म मात्रा में अगर हम दवा दे जाएंगे तो उसी से ही काम हो जाएगा। हमारे शरीर की जो जीवनी शक्ति, जो वाइटल एनर्जी है, जो वाइटल फोर्स है, वो हमारा खुद अपने आप में उस लिटिल अमाउंट ऑफ मेडिसिन से उत्तेजित किया जा सकता है, और वो खुद अपने आप में जो भी हमारी बाहर की शक्ति, जो भी हमारा डिजीज है, उसको क्योर कर सकता है। सिंगल रेमेडी, एक समय पर केवल एक ही औषधि दी जाती है जो व्यक्ति की संपूर्ण अवस्था से मेल खाती है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, वी ऑल नो अबाउट इट। एंड लास्ट वन, द नोसोड्स। नोसोड्स वो जो रोगजनक पदार्थों से बने औषधियां हैं जिन्हें रोग निरोधक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा टॉपिक वैक्सीनेशन के लिए था, तो इसलिए मेरा इसमें एक ये पॉइंट और जोड़ना जरूरी था कि हम किस तरीके से नोसोड्स को यूज करते हैं एज अ वैक्सीन यूज करते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस। अभी हम टीकाकरण के मूल सिद्धांत के बारे में बात करें, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ वैक्सीनेशन, कि टीकाकरण क्या है। टीकाकरण का परिचय और भूमिका के बारे में बात करें तो टीकाकरण का इतिहास 429 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है और 790 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का पहला टीका विकसित किया। टीका है क्या, वैक्सीन है क्या? वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। ये एंटीजेनिक होता है लेकिन रोगकारी नहीं होता। दैट इज एंटीजेनिक है, बट इट विल नॉट लीड टू एनी डिजीज। इट इज नॉट पैथोजेनिक, इट इज एंटीजेनिक। So antigens will be there, and against that antigen, antibodies will develop against those antigen, and the body will repel the disease. But it is not रोगकारी, मतलब पैथोजेनिक नहीं है वो। आपको कोई बीमारी उससे नहीं होगी। इट इज नॉट एबल टू
the amount of vaccine is not able to generate the entire disease. रोग का जो पूरा सिम्टोमेटोलॉजी है वो डेवलप नहीं कर सकती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणुओं की पहचान के लिए उत्तेजित करता है। दैट इज द एक्शन ऑफ दीज वैक्सीन। व्हाट दे डू, कई तरीके के होते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं, एमआरएनए पे जो काम करने, ये रिसेंट अभी हमारा जो कोविड-19 हुआ एपिडेमिक, उस समय ये टीका यूज होते हैं और नए टीके बन रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी और जन सुरक्षा में भी भूमिका एक क्रिएट करते हैं। ये इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी में जहां पर एपिडेमिक आ रहे हैं, तो रिसेंटली अभी हम एक एपिडेमिक से, पैंडेमिक से हुए हैं एक्सपोज, दैट इज योर कोविड-19। तो वहां पर जिस बेसिस पे हमारा कोविशील्ड कोवैक्सीन स्टार्ट हुआ है, दैट वाज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ हर्ड इम्यूनिटी एंड द कम्युनिटी हेल्थ। यहाँ पर जो स्टिमुलेशन है उसको बोलते हैं प्रतिजन सिद्धांत, दैट इज एंटीजन बेस्ड स्टिमुलेशन। यहाँ पर एक निष्क्रिय या कमजोर रोगाणु शरीर में डाला जाता है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचान सके। मेमोरी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट हम एक एंटीजन प्रोवाइड करते हैं जिसको देख के वो पहचानने में आता है शरीर, और उसके अगेंस्ट में हमारी जो आगे कभी भी वो जो मेमोरी डेवलप हो गई तो उस तरीके का कोई भी एंटीजन आएगा तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके और उसको एक्सपेल आउट कर देगा। दैट इज द एंटीजन बेस्ड स्टिमुलेशन। स्मृति, दैट इज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। मेमोरी, इम्यूनोलॉजी इज प्रतिरक्षा और स्मृति इज मेमोरी। तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पे काम करता है कि एक बार शरीर ने किसी रोगाणु को पहचान लिया तो वो भविष्य में उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। दैट इज, we all know this is how, what are the conditions which are going on in the current scenario also, कि we know uh, who is the enemy here, or once we are knowing our enemy, so we can go against it and prevent the entire population from that, and different measures are being done इन टूडेज टाइम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ावा देना। तो इंडिविजुअल तो बढ़ती ही है इससे इम्यूनिटी, बट इससे के साथ साथ हर्ड इम्यूनिटी को भी इसमें इम्प्रूव किया जाता है। और वंस देयर इज अ हर्ड इम्यूनिटी इज इंक्रीज, सो चांसेस ऑफ एपिडेमिक एंड फॉलोइंग एपिडेमिक आर वेरी माइनर, वेरी लो। पूर्व निर्रोग, दैट ये हम पढ़ते आए हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर रोग से पहले ही हम सुरक्षा दे दें तो संक्रमण कभी फैले ही ना, और हमारा जो पॉपुलेशन है वो कभी इफेक्ट होगा ही नहीं थ्रू दिस डिजीज। हमने कुछ बात करी टीकों के प्रकार की और उनकी प्रभावशीलता की। टीकों के प्रकार में लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं, कुछ टॉक्सोइड्स एंड कुछ रिकॉम्बिनेंट होते हैं। इनके प्रशासन के अलग अलग मार्ग हैं, ओरल है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है। इस तरीके से ये दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर सेड टू बी 100% प्रिवेंशन गिवन, दैट दे आर 100% सुरक्षित है किसी भी डिजीज के लिए। लेकिन स्टिल देयर आर सम विच हैव एक्चुअल जो आपका सुरक्षा परसेंटेज है दैट इज फ्रॉम 40 to 95%। तो वी आर ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ फेलियर इन केसेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। जब हमारा कोवैक्सीन कोविशील्ड डेवलप हुआ तो उस समय भी हम देखे टीका लगने के बाद भी बहुत लोग इफेक्ट हुए थे। दिस इज वन ऑफ द वेरी दिस इज दिस इज वन ऑफ द फेलियर ऑफ द वैक्सीनेशन ऑल्सो। दिस शोज के इट इज नॉट 100%। ये कुछ टीकाकरण से संबंधित जटिलताएं हैं जो पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स आ सकते हैं। दैट इज सूजन, स्वेलिंग, फीवर, सर दर्द, एलर्जी है, सेप्सिस है, एंसेफेलोपैथी। बहुत सारी वैक्सीन हैं जहां पर हमको एंसेफेलोपैथी तक मिलती है, न्यूरोलॉजिकल विकार मिलते हैं। अनुचित तकनीक से संक्रमण का खतरा, दैट इज योर कंटामिनेशन। कंटामिनेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां वैक्सीनेशन के थ्रू हम ले सकते हैं, हमको जा सकती हैं, बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन। कुछ मामलों में टीका बीमारी को उकसा सकता है, जैसे पोलियो का टीका, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन योर
in the body itself, but it is in the dormant or latent form. But when once it is given externally, तो वहां पर ये cause कर सकता है उसको उकसाने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए भी। गर्भ शिशु को भी हानि है, इसलिए बहुत सारे ऐसे वैक्सीन है जो हमारे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं दिए जाते हैं, तो वहां पर जो आपका बेबी है उसके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। होम्योपैथी की दृष्टि से अगर हम टीकाकरण पर देखें तो उसके लिए डॉक्टर हैनीमैन, डॉक्टर जेटी केंट, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज, जॉन बर्नेट, इन सब ने टीकाकरण को प्राकृतिक जीवन शक्ति के लिए हानिकारक माना है। बर्नेट ने वैक्सीनोसिस नाम की बीमारी का वर्णन किया है। ये टीका द्वारा उत्पन्न रोग है जो शरीर में दीर्घकालिक विकार उत्पन्न करता है। कुछ होम्योप्रोफाइलेक्सिस की बात करते हैं। होम्योपैथिक रोग निरोधक कुछ हमारी दवाइयां हैं जो काम करती हैं एज प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन, जिनका उद्देश्य ये है कि संक्रमण से पहले शरीर की जीवनी शक्ति को सुदृढ़ करना। हमारी द मेन बेसिस ऑफ दिस एंटायर प्रोफाइलेक्टिक मेथड इज कि हमारा जो वाइटल फोर्स है उसको स्ट्रांग इनफ करना, उसको इम्यूनोलॉजिकली उसको स्ट्रांग करना अपने किसी भी संक्रमण से पहले। इसके 3 तरीके से हम काम करते हैं इस पे। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलाइजेशन जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, व्यक्ति को, वो अपने आप ही मानसिक और शारीरिक प्रकृति के अनुसार जब हम देते हैं तो अपने आप ही इम्यूनोलॉजी को बूस्ट करती है, जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप होती है और हमको सुरक्षा मिलती है किसी भी नए बीमारी से। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे दिया। उसके बाद जेनस एपिडेमिकस, महामारी में, जैसे अभी हमारा जो कोविड हुआ, महामारी में समान लक्षणों वाले केस के अनुसार जीनस एपिडेमिकस, डॉक्टर हैनीमैन ने भी बात करी है इसमें कि जीनस एपिडेमिकस पे जब हम बात करते हैं, जब हम जीनस एपिडेमिकस प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर भी हमको सुरक्षा मिलती है नई बीमारी के आने से। एंड द नोसोड्स जो भी हमने बात करी कि वेरियोलिनम, इन्फ्लुएंजिनम, मेलैंड्रियम, कुछ केसेस हैं जहां पर ये बहुत अच्छा काम करते हैं एज अ होम्योपैथिक प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्टिक की तरह वर्क करते हैं और किसी भी नई बीमारी को से बचाव करते हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, व्हाट आर द कंपैरिजंस एंड इनसाइट्स फ्रॉम होम्योपैथी एंड टीकाकरण, तो हम सिद्धांत के बेस पर ही समान से समान का उपचार, दैट इज सिमिलियर सिमिलिबस, प्रतिरक्षा द्वारा रोग से सुरक्षा टीकाकरण करता है कि वहां पर प्रतिरक्षा बढ़ाने, इम्यूनिटी सेल्स, द सेल्स रिस्पॉन्सिबल, उनको हम एक्टिवेट करते हैं डायरेक्टली थ्रू द वैक्सीन एंड द वैक्सीनेशन, जो एंटीजन हम डाल रहे हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, जो वैक्सीन का पार्ट, पोर्शन ऑफ वैक्सीन टॉक्सिन्स, part of the antigens are being given for that immunity. So that there is a difference between the entire philosophy. दृष्टिकोण क्या कहता है कि यहाँ पर होम्योपैथी में वी ऑल नो वी वर्क ऑन होलिस्टिक, वी टेक द पर्सन एज अ होल, नॉट एट वन पार्ट। तो वहां पर हम इस तरीके का हमारी दृष्टि है, इतनी हमारी सोच है कि एज अ होल हम पेशेंट को डील करते हैं, या पर्सन एज अ पर्सन ऑल्सो। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द क्योर पर्सन, क्योर पर्पस, बट ऑल्सो फॉर द प्रिवेंशन। वहां पर हम एज अ होलिस्टिक बात करते हैं कि हाँ कई सारे फैक्टर्स जो हमारे हैं उनका एक साथ समन्वय होता है और तब हम होम्योपैथिक उपचार करें। तो ये जो हमारा फंडामेंटल है, होम्योपैथिक प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, होम्योपैथिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो वहां पर सेम ही हमारे में चल सकता है। हम क्योर के लिए भी वही वही हमारा जो भी पर आपके क्योर के लिए हमारा जो सोच है वही हमारा सेम सोच आपका प्रिवेंशन में भी है। प्रिवेंशन में भी हम वही फिलॉसफी लगा के प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। सो दैट इज अगेन टेकिंग द पर्सन एज अ होलिस्टिक, और वहां पर वही दवा एज अ प्रिवेंटिव या प्रोफाइलेक्टिक काम करती है इफ वी टेक द पर्सन एज अ होल। अगर हम पूरे व्यक्ति को केंद्रित करके मेंटल, फिजिकल, द सराउंडिंग्स, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, जब हम ये सारे तरीके से व्यक्ति को समझते हैं, उनके विचारों को, उनके व्यवहार को समझते हैं, तो उसके बेस पर हम जो दवा देते हैं वो एज अ प्रिवेंटिव
भी वैसे ही काम करेगी जैसे कि जब हम दवा फॉर द डिजीज क्योरिंग के लिए दे रहे हैं। सो द बेसिस रिमेन्स द सेम इन बोथ द कॉन्सेप्ट, चाहे प्रिवेंशन की बात करें या फिर क्योर की बात करें। सो व्यक्ति केंद्रित है, होलिस्टिक है, इंडिविजुअलाइज्ड है। जबकि टीकाकरण जो पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है पॉपुलेशन पे, कि एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को हमारा टारगेट है और उस पे हमको काम करते हैं थ्रू वैक्सीनेशन पर्पस। औषधीय रूप में अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में पोटेंटाइज रेमेडी हम देते हैं अपनी, एंड इन टीकाकरण में हम क्या करते हैं, हम एंटीजन या इनएक्टिवेटिंग पैथोजन जो जो वो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो जो मटेरियलिस्टिक कॉज ऑफ द डिजीज जिसको मानते हैं, उसी का ही एंटीजेनिक पार्ट या उसका ही इनएक्टिवेटेड फॉर्म हम एज अ वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। इसका जो हमारा साइड इफेक्ट्स है वी ऑल नो, या तो बहुत माइनर हमारी होम्योपैथी का सॉरी बहुत ही माइनर या ना के बराबर इसका साइड इफेक्ट मिलता है। जबकि टीकाकरण में वी आर फ्रीक्वेंटली सीन कि हाँ बच्चों को बुखार आ जाता है, रैशेस हो जाते हैं, थोड़े छोटे मोटे ही सही लेकिन होते हैं, कभी कभी हल्के साइड इफेक्ट आते हैं। हालांकि जो अदर पैथी है वो नहीं मानने को तैयार है, for them that little amount of vaccine, that little amount of symptoms, कि हाँ माइनर फीवर है, माइनर स्वेलिंग है, वो माइनर ही रहता है। तो वो कहते हैं कि हाँ कभी कभी हल्के हल्के साइड इफेक्ट आते हैं, बट वी एज अ होलिस्टिक पीपल वी अंडरस्टैंड दैट माइनर या मेजर वट एवर इज द बट the patient is affected, the person is affected because of that, and they should not be there। तो ये हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इन बोथ होम्योपैथी एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का एक बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैतिक और जन स्वास्थ्य मुद्दे से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, कि जो हमारी कम्युनिटी है वो कितनी ही टीका के प्रति जागरूकता कितनी है, अगर जागरूक है तो कितना है अभी भी। Even after this is my personal experience also, once we had gone into the adopted villages nearby in Ahmedabad also, but I was surprised, me too also, that still मतलब कब से चल रहा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कितने सालों से चल रहा है, लेकिन लोग अभी भी उसके प्रति एक झिझक रखते हैं कि हाँ वैक्सीन लगाने के लिए अगर जो तुरंत लगवा दिया वो तो लग गया, लेकिन जैसे और भी हैं जो 6, 10, 14 वीक्स के वैक्सीन से 9th मंथ का वैक्सीन है, पीपल अभी भी लोग जो है वो रिलक्टेंट हैं वैक्सीन के लिए। और उसका एक ये कारण, ये मेरा कंप्लीटली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने बात करी, जो मैंने देखा, जो मैंने उनसे जानकारी इकट्ठा की, तो वो बोलते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को बुखार आ जाएगा, मेरे बच्चे के दाने हो जाएंगे, तो फिर मैंने नहीं लगवाया मैम। तो ये चीज, ये झिझक अभी भी है। और आई थिंक ऑल ऑफ us must be aware that because of so many of things which are going on around, likewise in today's day also, कि बहुत सारे हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो उसका एक कारण डिस्कशन में आ रहा है कि कोविड वैक्सीन में बी वन ऑफ द रीजन फॉर द इंक्रीज नंबर ऑफ वैक्सीनेशन, सॉरी इंक्रीज नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंगर एज ग्रुप, दैट इज 30 to 45 की एज ग्रुप में, 50 की एज ग्रुप में ये जो हार्ट अटैक्स का आ रहा है। बट द थिंग इज वी शुड ट्राई टू रिसर्च दिस कि हाँ वेदर एक्चुअली में दिस इज द कॉज और नॉट, बट इट इज सपोज टू बी दिस। तो लोगों में है इस तरीके का एक हिचक है, एक झिझक है इसको यूज करने के लिए। सार्वजनिक जिम्मेदारी की बात है इसमें, ऑब्वियस सी बात है, जब हम कम्युनिटी लेवल पे बात करें, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो एक जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज physicians, as doctors, that we should take responsibility of the health of the individuals as preservers of health, as preventers of health। यहाँ पर डब्ल्यूएचओ और आयुष का भी दृष्टिकोण समझने की जरूरत है कि डब्ल्यूएचओ का दृष्टिकोण क्या कहता है रिगार्डिंग टीकाकरण या फिर इम्यूनाइजेशन जो कर रहे हैं, और वहीं हमारा आयुष विभाग से हमको कितना अपॉर्चुनिटी मिलता है, कितना हमको काम करने के लिए इसमें हेल्प मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वी शुड टॉक अबाउट इट।
इट इज वन ऑफ द टॉपिक वी शुड टॉक अबाउट इट। फिर एकीकृत और साक्ष्य आधारित संवाद की आवश्यकता, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट इज कि हमको एक एविडेंस बेस देना पड़ेगा, हमको एविडेंस बेस्ड वी हैव टू हैव दिस, कि हाँ हमने कितने केसेस में कौन सा प्रोफाइलेक्टिक दिया और हमको कौन सी डिजीज में कितना उसमें अचीवमेंट मिला, कितना प्रिवेंट करने में उस चीज को हमको फायदा हुआ। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अब हम सबको ये चीज सोचनी चाहिए। और बहुत सारा काम हो रहा है। While reading all the literatures, I have read a lot of literature. I am also reading the current. There are so many senior people who are working, who are actually working in the this area. They are working on research methods. They are working on the lines of research, और एविडेंस बेस बनाने की कोशिश चल रही है पूरी। और ये बहुत जल्दी, आई थिंक, at if all of us are towards that mission, ki yes, we have to also prove our pathy on the basis of evidence. So I think ये हमारा जो भी ये पैरेलल चल रहा है, टीकाकरण और होम्योपैथी, वो एक साथ चल सकता है। कुछ बात मैं करना चाहूंगी हैनीमैन के सिद्धांत और नोसोड्स की शुरुआत पर। जो नोसोड्स होम्योपैथी में तैयार की गई थी, वो ऐसी दवाइयां होती जो बीमारियों से संबंधित पदार्थों से बनाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है रोगजन्य बैक्टीरिया या वायरस से, रोगग्रस्त ऊतक और शरीर से निकले हुए डिस्चार्जेस से, जो हमारे डिस्चार्जेस है, नेचुरल डिस्चार्जेस है, नॉर्मल डिस्चार्जेस है, वहीं से हमारी ये नोसोड्स बने। नोसोच टीको वैक्सीन जैसे ही कार्य करते हैं, बट हमारी जो फिलॉसफी है, जो बेस है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो देखने में वो सेम लग सकता है, बट सेम नहीं है, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन का बेस है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो टीका रोग प्रतिरोधक तंत्र को विशिष्ट एंटीजन से उत्तेजित करता है, वेर एज द नोसोड या जो होम्योपैथिक सिद्धांत है, समान लक्षण के से उपचार के अनुसार जीवनी शक्ति, दैट इज द वाइटल फोर्स, उसको संतुलित करता है। तो अगेन द इवन इफ वी आर गिविंग आर मेडिसिन एज प्रोफाइलेक्टिक, दैट इज नो सोर्स, वो उनका सोर्स भले ही एक सेम है, वैक्सीन जैसा ही सोर्स है, टीका जैसा ही सोर्स है, लेकिन उनके जो एक्शन with the help of the potentization, the action of those all those nosodes are almost similar. The action is completely on the changing the vital force. The condition of vital force is to balance the vital force. So the philosophy is different. इन्हें समूह औषधि, दैट इज जीनस एपिडेमिकस के रूप में भी महामारी के समय में प्रयोग किया गया है। तो वी ऑल नो अबाउट द यूज ऑफ आर्सेनिक इन कोविड-19। अगर हम इस पे बात पे एक अध्ययन कर रहे हैं, तो और हम देखेंगे कि अलग अलग, दीज आर ऑल द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग उपकरण है, लेकिन जो उद्देश्य है जो वो सेम ही है, स्वास्थ्य रक्षा, दैट इज द मेन हमारा एम जो है, वो दोनों में ही सेम है। होम्योपैथी टीकों का स्थान नहीं लेती, लेकिन समर्थन दे सकती है। जिम्मेदार एकीकृत स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाना देना, ये एक हमारा एक पर्पस है दोनों में। ये कुछ अनुसंधान और प्रमाण हैं जो अभी इन्हीं कुछ सालों में हुए हैं। जैसे क्यूबा में लेप्टोस्पायरोसिस में होम्योप्रोफाइलेक्सिस की वजह से संक्रमण दर में गिरावट आई है। भारत में जापानीज एनकेफेलाइटिस में बेलेडोना, कैलगेरिया कफ और ट्यूबरकुलिनम का उपयोग से बच्चों में मृत्यु दर, दैट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो काफी कम हुआ है। एंड इफ वी यूज इट इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, और इसके अगर हम प्रस्तुत कर सके, इसके जो भी आपके डेटा के फॉर्म में अगर हम इस पे बात कर पाएंगे, तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो मेक द स्टेप ऑफ होम्योपैथी लिटिल स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट इज टुडे। ब्राजील में भी मेनिनोकोकल संक्रमण में होम्योपैथिक रोग निरोधक का प्रभावी उपयोग देखा गया था। These are some of the very I found this literature and I was very happy to see this literature, limits and possibilities homeopathy in biology and mental diseases। इस तरीके की कुछ बुक्स मुझे मिली and I was very happy and I'm
I really wanted to share all these knowledge with everyone कि फॉबिस्टर की एक बुक है, उन्होंने लेथायरस सेटाइवस का उपयोग शिशु पक्षाघात इन्फेंटाइल पैरालिसिस में एज अ प्रोफाइलेक्टिक यूज किया है। तो लेथायरस सेटाइवस विच इज आल्सो वन ऑफ द अडल्ट्रेंट एंड इट कैन लीड टू पैरालिसिस। सो एज अ प्रोफाइलेक्टिक लेथायरस सेटाइवस कैन एक्ट or it can prevent infantile paralysis। इवन इन पोलियो में भी डॉक्टर ग्रिमर ने काम किया है और उन्होंने बोला है कि 30 या 200 की पावर में अगर आप लेथायरस सेटाइवस हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार देने की सलाह देते हैं, तो वहां पर भी एज प्रोफाइलेक्टिक आपका लेथायरस सेटाइवस कैन बी यूज्ड। उसके अलावा नाजा नाजा जो मेडिसिन है, उसे भारत में प्लेग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोग निरोधक दवा माना जाता है। इट वाज गिवन एट द टाइम व्हेन द प्लेग वाज प्रिवेलेंट, वहां पर इसका यूज हुआ था। फिर कैलकेरिया फॉस्फोरिका जो मेडिसिन है, ये हम यूज करते हैं फॉर टॉक्सीमिया एंड इनीमिया कि ये दवा है, औषधि है। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, अनीमिया इन प्रेगनेंसी, इसमें ये बहुत अच्छा कैलकेरिया फॉस्फोरिका काम करती है। फिर विबर्नम प्रूनिफोलियम, this is not the viburnum opulus, this is not the other viburnum, this is the prunifolium। viburnum prunifolium, this medicine ये आपके जो मिसकैरेज हो रहे हैं, मिसकैरेज और अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की, ये बहुत अच्छी एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। टिल नाउ वी वर स्टडिंग for different types of medicines which were given for habitual abortions and other type of spontaneous abortion, but viburnum prunifolium, it has acted, there are cases where it has acted as a very good and very effective preventive medicine for miscarriage and abortion। Borax we all know, but borax also is a very good medicine for air sickness। फिर एंजेलिका टिंचर, ये एक एंजेलिका टिंचर इज यूज फॉर दिस डिस्गस्ट टुवर्ड्स अल्कोहल, तो अल्कोहलिक इंडिविजुअल्स में ये हम यूज कर सकते हैं। इवन देन नाइट्रिक एसिड डॉक्टर E.W. हबार्ड ने ये एक इन्होंने निकाला था नाइट्रिक एसिड एज अ एंटीबायोटिक के बाद जो भी अगर डायरिया दस्त हो रहे हैं, उसके लिए नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट। सल्फर एंटीबायोटिक जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, हम लोग देयर इज अ वेरी फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक ऑल दिस डेज, वहां पर सल्फर जो भी एंटीबायोटिक से होने वाले एलर्जिक रिएक्शंस आ रही है, वहां पर सल्फर इज आल्सो एक्ट एज अ prophylactic medicine। So if we can think of about sulfur in those type of cases, then tuberculinum bovinum in 10 m 50 m और cm शक्तियों में अगर हम इसको दे, तो प्रत्येक शक्ति की 2 खुराक लंबी अवधि के अंतराल पर वंशानुगत है। अगर इनहेरिटेड ट्यूबरकुलोसिस के जो भी केसेस है, वहां पर ये एक अच्छा प्रोफाइलैक्सिस क्रिएट करती है। देन टीकाकरण के होने बाद तेज बुखार और रक्त विषाक्तता, जो सेप्टिसिमिक कंडीशन है ब्लड की, उस कंडीशन के लिए मैलेंड्रियम इज वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडी विच कैन बी थिंक ऑफ फॉर septicemia after vaccination। So these are these are only very limited medicines, there are many more there are many more which can be read, which are given also, and I would really suggest there are so many good books and I'm sorry because I was not well since last 2-3 days, so there are certain things which are still missing from my presentation, but I will I would want I would want to share it with all of you that there is a book that is Treatise on Dynamized Microimmunotherapy by O.A. Julian, and this book gives us the entire knowledge regarding the action of homeopathy isopathically and the materia medica of biotherapeutics. So
This book is a very interesting book to read upon, to read the action of the homeopathic drugs, and so that we can go deeper into understanding the entire action of the medicines, and we can find out through evidence based अपने research methods, through research based studies, and इवन थ्रू लैब में भी अगर हम अपने ड्रग एक्शंस पे काम करने स्टार्ट करें, वी कैन रियली हैव दिस एविडेंस ऑन how the homeopathic vaccines work, how homeopathic vaccines will be more beneficial for the individuals than the other traditional vaccines which are being used. So, I have not been able to include some of the materials from this, but this is actually very nice book which should all try to read at least. Then also in the last, I would also recommend this reading this book, Homeoprophylactic Remedies by Dr. B. Sethi. This is also one of the very good book, and it is a very small book. I don't know whether it is visible or not. So is the name visible? Not able to see the name. So, you can continue because you can only read out the title of the book. That will be okay. Okay. So the book, the name of the book is the Homeoprophylactic Remedies, or by Dr. B. Sethi. And this book, it is a very small, very little book, but it has a lot of different types of prophylactic remedies. Not just the common ones which we all usually use, और जो हम ज्यादातर अपने क्लिनिक में यूज करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन के बारे में दिया हुआ है जो मुझे लगता है कि हमें और यूज करनी चाहिए, और वो अगर हम यूज करें और उसका हम इफेक्ट, उसका जो असर है वो हम क्लिनिकली एज अ रिसर्च वर्क हम उसको प्रेजेंट कर पाए इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, तो शायद हमारा जो पैथी है वो और आगे की तरफ एक स्टेप बढ़े, जहां पर हम होम्योपैथिक वैक्सीन्स के बारे में डिटेल में बोल पाए और द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. Dr. Lovely, any problem? Dr. Lovely, any problem? We are not able to listen to you. आपकी आवाज नहीं आ रहे हैं डॉक्टर. She has left the meeting. Some network problem may be there. But डॉक्टर लवली ने एक बहुत अच्छा मैसेज हम लोगों को रखा है, और एक चर्चा का विषय भी बहुत अच्छा बना है. हाँ, एक चीज मैं इस पर कहना चाहूँगा इस बीच में, जब तक वो ज्वाइन कर पाती हैं कि नहीं देख लेते हैं, जैसे कि वो जवाब हाँ आ गई हैं. डॉक्टर लवली, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. So there was, I think there is a signal problem, so I no got problem. So disconnected. I think you have completed now. So just the last one, just the last slide. Then you continue. So the last portion of my entire webinar is the current researches. तो नोसोट का अध्ययन जो चल रहा है क्यूबर में लेप्टोस्पायरोसिस पे, स्टिल इट इज ऑनगोइंग. हमारा भारत में भी आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से आर्सेनिक एल्बम कोविड-19 में आई, और अभी डेंगू चिकनगुनिया में भी सीआरएच के थ्रू ये काम हो रहा है.
सो द बेसिकली हमको 3 क्षेत्र में अभी काम करने की जरूरत है, दैट इज द एथिक्स, द नैतिकता। क्या व्यक्ति को टीकाकरण से इनकार करने का अधिकार है, लाइक पीपल हु वांट टू एंड हु डोंट वांट टू। तो इसका एक एग्जाम्पल ये था हमारा कि जब हमारा ये कोविड-19 था, तो लॉट ऑफ अस, मी आल्सो वन ऑफ देम, कि हमने जो वैक्सीन लिया, I belong to a family of homeopaths, so I have a lot of people who are homeopaths and they are very true towards it. जो बोलते हैं वो फॉलो भी करते हैं। तो we were very reluctant, we never wanted, हमने नहीं लेना था वो वैक्सीन, कोविड का जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड whatever it was. So लेकिन because of so much of pressure from outside, ट्रैवल का के लिए हमको वो चाहिए था, so because of that we had to take. तो इस वेबिनार के थ्रू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज दिस कि क्या व्यक्ति को टीकाकरण लेने से इनकार का अधिकार है या नहीं। सो इफ आई वांट आई शुड, इफ आई डोंट वांट इट शुड बी माय पर्सनल चॉइस। तो ये एक गहन चिंतन का, एक विमर्श करने का, एक हमारा चर्चा का विषय है जो हमें करना चाहिए। क्या सामूहिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है? क्या बच्चों को बिना उनकी सहमति से टीका देना कितना नैतिक है? ऑल दीज आर पॉइंट्स विच हैव टू बी एथिकली सॉल्व्ड। हमको इन पे बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। हायर अथॉरिटीज एंड द पीपल इन्वॉल्व इन द मेडिकल केयर, दे शुड टॉक अबाउट ऑन दीज थिंग। देन द पॉइंट्स ऑन रिसर्च, क्या टीकों की सुरक्षा प्रभावशीलता को लेकर पर्याप्त और निष्पक्ष शोध हुआ है? दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, निष्पक्ष unbiased research का रूल ही unbiasedness है। we should be the research should be bias free, whether the medicine works or not, whether the vaccine works or not, whether the prophylaxis works or not. so ये एक बहुत important, ये एक हमारा विषय है। होम्योपैथिक प्रोफाइलैक्सिस पर और ज्यादा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की आवश्यकता है, जो कि इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया है कि हमारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स पे हमको हमारे पास उतना नहीं होता है मैटर प्रेजेंट करने के लिए कि हमने कितने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स किए, जहाँ पे हमारा सैंपल साइज एक बहुत लिमिटेड सैंपल साइज है। हमारा जो भी पूरा प्रोटोकॉल है वो प्री डिफाइंड नहीं है। सो वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि अगर हम होम्योपैथिक प्रोफाइल एक्सेस को प्रूव करना चाहते हैं, उसको बेस बनाना चाहते हैं, सो वी शुड वर्क इन दैट डायरेक्शन। हमको उन सारे प्रोटोकॉल्स पे जाकर वहां पर प्रूव करना चाहिए। ऑल ऑफ अस शुड ट्राई टू प्रेजेंट द एन नंबर ऑफ केसेस। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हम कर रहे हैं, अपनी क्लिनिक में देख रहे हैं, लेकिन उसको अभी कन्वर्ट इनटू अ डॉक्यूमेंट फॉर्म एंड वी हैव टू प्रेजेंट इट ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स आल्सो। दूसरा एंड द लास्ट थिंग इज कि हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारा जो होम्योपैथिक डिपार्टमेंट है, आयुष डिपार्टमेंट है, वी नीड टू टॉक अबाउट द थिंग कि हमको सरकार की टीकाकरण नीतियां किस हद तक अनिवार्य होनी चाहिए। क्या आयुष प्रणाली की दृष्टिकोण को भी नीति निर्माण में शामिल किया जा रहा है? सो वी वांट टू नो, वी शुड टॉक अबाउट, वी शुड क्वेश्चन दिस कि हाँ, क्या जो भी पॉलिसीज बन रही हैं फॉर द आयुष डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ दैट और नॉट। तो इस पे भी हमको चर्चा करनी चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, डिस्कशन करने चाहिए। क्या दोनों पद्धतियां, दैट इज होम्योपैथी एंड टीकाकरण, एक दूसरे के पूरक बन सकती? कैन वी कोरिलेट बोथ ऑफ देम? So in the entire discussion of mine for the last 1 hour, I have been this, that the basis is the same, but the philosophy is different। कि हम काम भले ही एक जैसा लग रहा है, लेकिन जो दोनों की एक्टिवेशन है, जो दोनों का यूज है, दैट इज डिपेंडेंट, independent of each other. So towards the conclusion, I would like to just समराइज दैट टीकाकरण से लाभ होने के बावजूद कई सारे दुष्प्रभाव और विवादित प्रभावशीलता की रिपोर्ट्स ऑलरेडी है हमारे पास, हम उस पर काम कर सकते हैं। होम्योपैथी में रोग निरोधक क्षमता का ऐतिहासिक और व्यावहारिक समर्थन है, परंतु इसमें अभी भी वैज्ञानिक अनुसंधान की कमी है और दोनों पद्धतियों में ही नुकसान और लाभ है, लेकिन संयमित और व्यक्तिगत चिकित्सा दृष्टिकोण की आवश्यकता है इस समय। और उसमें से जो सेकंड पॉइंट है, उसके मैं खुद भी बहुत आई इन माय एनी टॉक आई एम्फसाइज दिस
कि we have so much of knowledge, we have so experienced teachers, and this is a platform where I can appeal to every one of us, all the seniors, that if we can as a community, we can conduct some kind of researches और उनको हम present करें with the data, with the numbers, वो तो हमें लगता है कि ये हमारी होम्योपैथी को कहीं आगे, ये आगे जा सकती है हमारी होम्योपैथी। So that is all from my side. Thank you, sir. Thank you very थैंक यू लवली जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। अब पीपीटी को हटा लीजिए। और आज के समय में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि टीकाकरण का विरोध करना नेशनल पॉलिसी का ये एंटी एक्ट, ये क्रिमिनल एक्टिविटी कहा जाता है, इसलिए हम लोग इसका विरोध नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को ये बात भी समझना पड़ेगा, जो हम लोग सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर की बात करते हैं। लवली जी, आपने यह बहुत अच्छा बात बताया कि सिमिलिया का मतलब सेम होता है, नॉट नॉट सेम होता है बल्कि सिमिलर होता है, और सेम और सिमिलर में अंतर होता है। और डॉक्टर हैनीमैन ने ही कहा कि सेम नहीं हो सकता है कभी, क्योंकि एक सोर्स जो है तो दोबारा उपलब्ध नहीं होते हैं। जब सिमिलर की बात होती है तो सिमिलर की बात में हम लोग हमेशा इसके अंदर में टीकाकरण निहित है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि होम्योपैथी दवा से टीकाकरण नहीं हो सकता है। होम्योपैथिक दवा टीकाकरण में कामयाब है और कम्युनिटी हेल्थ में ये अच्छा बहुत काम कर सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा इतिहास के पन्नों से। डॉक्टर बर्नेट का नाम आपने सुना होगा। उनके समय में एक पानी का, आज सवेरे भी मेरी चर्चा हो रही थी डॉक्टर SM सिंह से इस संबंध में, तो उन्होंने भी बताया कि बर्नेट के समय में बहुत बाढ़ के जैसा पानी आया हुआ था और लोगों को काफी बुखार हो रहा था, सभी कुछ हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया उस जमाने में कि एक्वानाइट नेपल्स को पानी में डाल दिया और कुछ लोगों को पानी पीने, उसी में से पानी पीने के लिए कहा। वह इतने अच्छे, तुरंत फीवर खत्म होने लगे। तो एक मैंने यहाँ पर देखिए, एक जेनेस एपिडेमिकस हो या जो भी हो, लेकिन एक इंडिविजुअल मेडिसिन तो है नहीं। तो फिर ऐसे में उसका उस समय में उसमें जो डॉक्टर बर्नेट ने जो पानी को बांटा और जो उसमें पानी में डाला, वह एक उसके नाम पर उनका बहुत ही फेमस हो गए और उस वाटर को, उस पानी को कहा जाने लगा बर्नेट फीवर वाटर। आप सभी ने सुना होगा बर्नेट फीवर वाटर। ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात है। दूसरी बात, मैं अभी हाल में एक जापान का एक टीम के साथ में मीटिंग था हम लोगों का दिल्ली में, जो कि बीजैन वाले ने एक सेमिनार आयोजित किया था। वहाँ से एक महिला आई और वो बता रही थी कि उनके उनके एरिया में कहीं पर कोई एपिडेमिक टाइप का कंडीशन हुआ, जिससे कि फसल माने खेती में और लोगों में सभी प्रभावित हो रहे थे। तो वैसे में उन्होंने इंडिविजुअल मेडिसिन देना भी मुश्किल था, साथ में ये भी देखना था। तो उसको देखने के लिए उन्होंने इसका छिड़काव किया, माने होम्योपैथिक दवाई का छिड़काव किया और उसके काफी हद तक लाभ थे। तो ये जनरलाइज्ड मेडिसिन की बात आती है और इसी क्रम में हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी अपने अनुभव में देखते हैं। तो बात विरोध का नहीं होता है, बात होता है इसमें समझने का, है ना। और समझेंगे तो हम लोग इस बात को अच्छा से उपयोग कर सकेंगे। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि होम्योपैथी का में टीकाकरण नहीं होता है, विरोध करते हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, हमें इसे समर्थन भी करना चाहिए। हाँ, अपने प्रिंसिपल के सिद्धांत से। हम नहीं कहते हैं कि मैं आप में अनपोटेंटाइज दवाई दो, अपने पोटेंटाइज दवा से ही आप लोगों के अंदर में टीकाकरण कर सकते हैं। तो लवली जी, आज आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। हम लोगों का 8:30 होने जा रहा है, 8:30 होने जा रहा है। फिर आप आइए और इसके साथ में आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होगा और हम लोग फिर अगले सेशन में फिर मिलेंगे। इसके पहले कि हमारा सेशन समाप्त हो, मैं IFPH फोरम के द्वारा आयोजित होने वाले अगले एक जो लाइव सेमिनार होने वाला है कोच्चि में 28 सितंबर को, उसके संबंध में आप सबों को आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उसमें भाग लीजिए डेलीगेट्स के रूप में। डेलीगेशन की एक दिन का सेमिनार है, ताज होटल में वहाँ पर किया गया है कोच्चि में। आपको कोच्चि जाने का मौका मिलेगा, कैसे मौसम में
और वहाँ पर आप IFPH फोरम के सारे लोगों से आपकी मुलाकात भी हो पाएगी और देश विदेश से सारे लोग इसके अंदर में आएंगे। तो आप सभी को आइए। इसमें केवल डेलीगेशन फीस 3,000 रुपया रखा गया है। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। आपको ग्रुप में इसके रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएंगे, ब्रोशर मिल जाएंगे। उसके आधार पर जो जाना चाहते हैं, और मैं सबको कहूँगा कि अवश्य आइए। आप यहाँ पर ऑनलाइन सुनते रहे हैं, वहाँ पर लाइव हम पूरे IFPH टीम से मुलाकात होगी। तो इसके साथ में आज का मीटिंग हम लोगों का समाप्त होता है। हम लोग अगले सेशन में हम लोग बढ़ते हैं और हम सेशन को ट्रांसफर करते हैं विद बोथ ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर लवली श्रीवास्तव। We congratulate you, bless you for the more and more better presentations next time. So thank you all. बहुत धन्यवाद। Thank you everyone. And now the session is handed over and it concludes, and it is handed over to Dr. Dhanesh for his English session. Dr. Dhanesh, you can start your session now. Thank you, Sahani sir.